रो जी H2 माइनस H1। खाली मैंने dv को बाहर निकाला, रो को क्यों निकाला नहीं निकाला अभी आपको समझेगा। असल में dv इधर भी है ना, उसको काटने के लिए बाहर निकाला। तो क्या बचा फिर बोल, क्या बचा, P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो जी H2 माइनस H1। दिस इज़ दी बर्नौलिस इक्वेशन जो आपके टेक्स्ट बुक में उसने डिराइव किया। सर ये इक्वेशन कहीं भी इसकी तरह नहीं दिख रही, अभी दिखाऊंगा, रुक डोंट वरी, अभी लेके आएंगे उसको। ये आपको टेक्स्ट बुक वाला डेरिवेशन किया मैंने। तो देखो ज़रा टेक्स्ट बुक ओपन करो, पेज नंबर 51 पे आओ, लास्ट इक्वेशन आपको यही मिलेगी। देखो 51 पे आए, 51 पे आए बेटा। व्हाट इज़ दिस, P1 माइनस P2, ये हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो जी H2 माइनस H1। आ गई वाली इक्वेशन। अब इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ये LHS में कौन था रे, LHS में कौन था, वर्क डन ऑन द फ्लूइड, वर्क डन ऑन द फ्लूइड। तो ये P2 माइनस P1 कौन है, P1 माइनस P2 कौन है, वर्क डन ऑन द फ्लूइड नहीं, वर्क डन ऑन द फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम काट दिए ना हमने। ये देख इधर देख, इधर देख, इधर देख, वर्क डन ऑन द फ्लूइड क्या है, P1 माइनस P2 है इंटू dv। अब ये dv को इधर लेके आ जाओ, तो W अपॉन dv क्या बनेगा, P1 माइनस P2। तो ये जो P1 माइनस P2 है ये वर्क डन नहीं है, क्या है, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम है। तो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, वर्क डन ऑन द फ्लूइड, ऑन द फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम। सही। अब ये कौन है, देख हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये देख हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, कौन गायब है इधर, खाली dv। ये dv इधर आ गया, मतलब तो क्या बोलोगे उसको, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो व्हाट इज दिस, काइनेटिक एनर्जी नहीं, सॉरी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा लगा ना उधर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है, देख रो जी H2 माइनस H1, रो जी H2 माइनस H1, कौन गायब है, dv, इधर ले लो, क्या बन गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। व्हाट इज दिस, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट। ये स्टेटमेंट एक आपको वहाँ पर दिया है, ये स्टेटमेंट आपको वहाँ पर दिया है, सब लोग ध्यान से देखना, इक्वेशन देखे उसके नीचे स्टेटमेंट पढ़ो। दिस इज बर्नौलिस इक्वेशन, इट स्टेट्स दैट, जस्ट लुक एट द इक्वेशन, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड, क्या ये सही है कि नहीं, वर्क डन ऑन द फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम, यही लिखा है, वर्क डन नहीं लिखा है, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम लिखा है। तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड बाय द सराउंडिंग फ्लूइड इज इक्वल टू, ये बराबर होता है किसके, इधर ध्यान से देखना, ये बराबर होता है किसके, ध्यान से देखना, इज इक्वल टू सम ऑफ, सम क्यों लिखा रे, बीच में प्लस है, बीच में प्लस है इसलिए क्या लिखा है, सम ऑफ चेंजेस, चेंज नहीं चेंजेस, चेंजेस क्यों लिखा है, दो चेंज है ना, ठीक है ना, सम ऑफ चेंजेस इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम दैट अकर ड्यूरिंग द फ्लो, चेंजेस इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सेम चीज़ लिखी है यही चीज़ लिखी हुई है उधर, ठीक है ना। अब इसको ऐसा भी लिख सकते थे, वर्क डन ऑन अ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू सम ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा भी लिख सकते थे। तो ये कौन सा स्टेटमेंट हुआ, आपकी टेक्स्ट बुक वाला स्टेटमेंट हुआ, अंडरलाइन कर लिया उसको। तो अगर आपसे क्वेश्चन आया बेटा, अगर आपसे क्वेश्चन आया कि बर्नौलिस इक्वेशन को डिराइव करो, तो आपको ये पूरा डेरिवेशन करना, ठीक है। अगर आपसे पूछा बर्नौलिस थ्योरम को स्टेट करो, उसका स्टेटमेंट लिखो, तो जो बोल्ड वाला पार्ट दिख रहा है वो उसका स्टेटमेंट है। और ये एक तरीका है स्टेटमेंट को लिखने का, क्या अकेला यही एक तरीका है, और बहुत सारे तरीके, कुछ तरीके और है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सर अभी तक आप ये इक्वेशन लाए नहीं, आप बोले थे यार इक्वेशन ला के दिखाओगे, चलो ला के दिखा रहा हूँ, चल बोर्ड पर देखना, बोर्ड पर देखना बेटा। ये P1 माइनस P2 को ऐसे ही रहने दे, ये हाफ और रो को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर, हाफ रो इंटू V2 क्या बनेगा, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, ये रो जी H को भी अंदर मल्टीप्लाई कर, रो जी H2 माइनस रो जी H1। एक काम कर, सारे 1 1 वाले एक तरफ ले ले, 2 2 वाले एक तरफ ले ले, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पहले से क्या है देख, P1 प्लस में, हाँ ये इधर नहीं रखेंगे, ये V1 वाला दिख रहा है किस में है, इधर आएगा तो ये H1 वाला दिख रहा है किस में है, इधर आएगा तो सही है। ये P2 इधर किस में था,
वहाँ जाएगा तो ये किस में है इधर, प्लस में, अरे प्लस में ना ये हाफ, उसको वहीं रख रहा हूँ ना, उसको कहाँ लेके जा रहा हूँ, उसको वहीं, हाफ रो v2 स्क्वायर, और ये किस में देख, प्लस में। आई सेम इक्वेशन। इसको और कैसा लिख सकते हैं, ये P1 P2 किसको दिखा रहा है, प्रेशर को, प्लस ये रो v1 स्क्वायर रो v2 स्क्वायर हाफ रो v स्क्वायर, प्लस ये रो जी h1 रो जी h2 रो जी h, और प्लस करने के बाद हमेशा वैल्यू सेम आ रही है, मतलब कांस्टेंट आ रही है। अब बताओ कोई अलग इक्वेशन डिराइव किया क्या हमने, सेम इक्वेशन को डिराइव किया, उसके लिखने के तरीके अलग रहे। आप ऐसा भी लिख सकते हो बर्नौलीज इक्वेशन को, आप ऐसा भी लिख सकते हो बर्नौलीज इक्वेशन को, आप ऐसा भी लिख सकते हो बर्नौलीज इक्वेशन को। ये तीनों कौन सी इक्वेशन है, बर्नौलीज इक्वेशन है। अच्छा, इस इक्वेशन की मदद से जो स्टेटमेंट बनता है वो आपने उधर अंडरलाइन कर लिए, इस ये लिखा हुआ है यहाँ पे भी। अब इस स्टेटमेंट की मदद से इक्वेशन क्या बनेगी, स्टेटमेंट क्या बनेगा वो आप ऑलरेडी जानते हो। कौन कौन है ये, किसका किसका सम है, ये प्रेशर है ना, प्रेशर है ये, क्या है ये, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सम ऑफ, यहाँ से देखना, सम ऑफ, बेटा बात नहीं, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड तीसरा कौन है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब वो सब बातें इधर लिखना है, ड्यूरिंग अ फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूइड, वो सब लिखना है, वो नहीं लिख रहा हूँ। अच्छा, इसकी जगह आप ऐसा भी लिख सकते थे, ये सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये तीनों का सम असल में है कौन, टोटल एनर्जी है ना। तो इधर पे सीधा सीधा ऐसा भी तो लिख सकता था, दैट इज टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब बेटा टोटल एनर्जी कांस्टेंट, टोटल एनर्जी कांस्टेंट, ध्यान दे, टोटल एनर्जी कांस्टेंट, इसको पढ़ के आपको और भी कुछ याद आना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, बर्नौलीज थ्योरम और कुछ नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही खाली मॉडिफाई कर दिया है एक फ्लूइड के फ्लो के लिए। समझ में आ रहा अच्छे से। तो दो स्टेटमेंट यहाँ पर पॉसिबल थे, मैंने दोनों आपको अल्हम्दुलिल्लाह सॉरी दोनों मैंने आपको बना करके दिया, ठीक है ना। ये पहला वाला इक्वेशन जो आपके टेक्स्ट बुक में डिराइव किया और उसके हिसाब से स्टेटमेंट। अगर आपको क्वेश्चन है ना, राइट ऑन द स्टेटमेंट ऑफ बर्नौलीज थ्योरम एंड डिराइव इट्स इक्वेशन, या फिर उल्टा, राइट डिराइव द बर्नौलीज इक्वेशन हेंस स्टेट इट, हेंस स्टेट बर्नौलीज थ्योरम, तो आपको ज़रूरी नहीं आप सब करो, आप यहाँ तक इक्वेशन डिराइव करके वो टेक्स्ट बुक वाला स्टेटमेंट लिख दोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए बर्नौलीज इक्वेशन ऐसे भी लिखी जाती है, ऐसे भी लिखी जाती है, ऐसे भी लिखी जाती है। ये भी बर्नौलीज थ्योरम का इक्वेशन है, स्टेटमेंट है, ये भी बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट है, इसीलिए मैंने आपको दोनों करा के दिया। लेकिन आप यहीं पे रुक जाओगे तो भी चलेगा। हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, डिराइव दी बर्नौलीज इक्वेशन या फिर डिराइव दी फॉलोइंग इक्वेशन, और फिर इक्वेशन में ये लिखा है, अब ये डिराइव करना है, तब यहाँ पे छोड़ दोगे तो चलेगा क्या, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ तक करना ही पड़ेगा। स्टेटमेंट नहीं लिखना है आपको, खाली डिराइव करने बोला तो यहाँ तक डिराइव करना पड़ेगा। समझ अच्छे से हो गया क्या बर्नौलीज थ्योरम। और भी कई सारे तरीके हैं आप जिसकी मदद से बर्नौलीज थ्योरम को स्टेट कर सकते हो। ये तो आपने क्या निकाला है, ये आपने क्या निकाला बता, ये क्या था, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या था, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यानी इन सब में अपॉन में कौन है, वॉल्यूम है, अपॉन में कौन है बेटा, वॉल्यूम। अभी देखना, अगर मैं वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आता है, मास आता है। वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आता है, मास आता है। तो नीचे ऑलरेडी अपॉन में कौन है, वॉल्यूम, ऑलरेडी अपॉन में कौन है, वॉल्यूम, तो नीचे डेंसिटी मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर नीचे डेंसिटी मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी डेंसिटी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, देख, रो पी इंटू रो प्लस हाफ रो स्क्वायर वी स्क्वायर, ऐसा है ना। यानी डेंसिटी लेके आ रहे हो पिक्चर में, आप क्या लेके आ रहे हो, बोल, डेंसिटी लेके आ रहे हो। तो जब आप इसमें डेंसिटी लेके आओगे तो नीचे वॉल्यूम नहीं आएगा, नीचे क्या आएगा, मास आएगा। तब ये स्टेटमेंट क्या बनेगा, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट।
अच्छा नीचे मास आ गया, नीचे क्या आ गया बोल, मास आ गया। अब नीचे आप मास को अगर g से मल्टीप्लाई कर दोगे तो m इंटू जी क्या होता है, वेट, वो भी क्या आएगा, कांस्टेंट। सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट इज ऑलवेज कांस्टेंट। कितने स्टेटमेंट बन रहे देख। अच्छा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट का जो टर्म आता है ना उसको प्रेशर हेड भी बोलते हैं, उसको और क्या बोलते हैं बोल, प्रेशर हेड। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट का जो टर्म आता है उसको वॉल्यूम वेलोसिटी हेड बोलते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट का जो टर्म आता है उसको पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल हेड कहा जाता है। तो एक स्टेटमेंट ये भी बनता है, सम ऑफ प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड पोटेंशियल हेड इज ऑलवेज कांस्टेंट। कितने सारे तरीके हैं, पर अब मैं आपको सब दे नहीं रहा हूँ, आज ही के दिन पूरा हाइड्रोडायनेमिक्स नहीं पढ़ने का। एटलीस्ट ये 2 स्टेटमेंट तो आपको पता होना चाहिए और ये 3 इक्वेशन समझा अच्छे से। यहाँ पर आपका बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट और इक्वेशन की डेरिवेशन क्या हो गई ये बोल, फिनिश हो गई। लेकिन अभी भी सर प्रॉपर बर्नौलीज थ्योरम का फील नहीं मिला, तो अब हम लोग फील लेंगे उसकी, समझा अच्छे से। लेकिन उससे पहले इस इक्वेशन के ऊपर आपको एक न्यूमेरिकल दिया वो करेंगे, ये लिखो फिर वो न्यूमेरिकल कराता हूँ। क्वेश्चन पढ़ेंगे सब लोग, पहले क्या बोले थे। The given figure shows a streamlined flow of a non-viscous liquid having density 1000 kg per meter cube। ये जो given डायग्राम है ये पाइप का है, इसमें एक non-viscous fluid flow कर रहा है, मतलब आइडियल fluid flow कर रहा है। डेंसिटी आपको उसकी दिया था, डेंसिटी कितना दिया था, 1000 kg पर meter cube। आगे देखेंगे, the cross section area at point A is 2 centimeter square। अब यहाँ का एरिया दिया, तो लेट्स से इस पॉइंट को मैं फर्स्ट पॉइंट बोलूँ, ये पॉइंट को सेकंड पॉइंट। A1 दिया आपने, तो यहाँ का एरिया मतलब A1 दिया ना, कितना दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। एंड एट पॉइंट B is 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। B का एरिया दिया, B का यानी A2 दिया, कितना दिया बोल, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों पॉइंट का एरिया दिया। आगे देखेंगे, द स्पीड ऑफ लिक्विड एट पॉइंट A is 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पॉइंट A के ऊपर की स्पीड दिया है, मतलब V1 दिया है, कितना 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे देखेंगे, both the points A and B are at the same horizontal level। दोनों पॉइंट सेम लेवल पर, मतलब जब ग्राउंड से दोनों की हाइट निकालेंगे तो क्या आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब H1 और H2 क्या है बेटा, सेम। उसने बोला ना एट सेम लेवल, एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। दोनों पॉइंट सेम लेवल पर है तो जाहिर सी बात है हाइट क्या आएगी बेटा, सेम। नहीं समझेगा, समझ, 2 पॉइंट है जो सेम लेवल पर है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ज़मीन से इसकी हाइट निकालोगे, इसकी हाइट निकालोगे तो इसकी सेम है। H1 H2 क्या है बेटा, सेम। आगे देखो, कैलकुलेट द डिफरेंस इन प्रेशर एट A and B। A और B के प्रेशर का डिफरेंस निकालना है। A और B का प्रेशर नहीं निकालना, A और B के प्रेशर का डिफरेंस निकालना है। A का प्रेशर P1, B का प्रेशर P2, इन दोनों का क्या निकालना है, नहीं ये क्वेश्चन। तो एक काम करते, V1 P1 P2 निकालने का, H1 H2 को 0 है, P1 पता है, पहले V2 निकालना। पहले क्या निकाले थे, V2 कैसे निकालेंगे, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में बदलो, 2 ऐसे रहेगा, सेंटी आएगा तो 10⁻², मीटर ऐसे पूरे पे स्क्वायर है तो तभी क्या आएगा, स्क्वायर। क्या बचेगा, 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और सेम इसको भी करेंगे तो क्या आएगा, 1 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सिमिलरली ये सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, 5 ऐसे रहेगा, सेंटी आएगा 10⁻² मीटर पर सेकेंड। अब आपने को V2 निकालना है ना, तो अपने पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोल, A B = कांस्टेंट या फिर A1 B1 = A2 B2। इसमें से क्या निकालना है मेरे को, V1 पता है, V2 निकालना है। V2 को अकेला करेंगे, A1 B1 by A2 कितना है, A1 कितना है, 2 × 10⁻⁴, V1 कितना है, 5 × 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय A2 कितना है, 1 × 10⁻⁴। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 10⁻⁴, 10⁻⁴ कैंसिल, 5 2 10 × 10⁻²। इधर पावर कुछ नहीं मतलब 1 है ना, 1 और -2 कितना है, 10⁻²।
इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 इंटू टेन टू माइनस 1 ये मेरे को क्या दे दो V2, ये क्या होता है मेरे को V2 है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखना सकते हो, एक काम करो, इसको ऐसे लेंगे टेन टू माइनस 2 के टर्म्स में लेंगे ताकि दोनों को कंपेयर करना आसान हो, ठीक है। नोटिस करो कि वेलोसिटी डबल हो चुकी है 5 इंटू टेन टू माइनस 2 से 10 इंटू टेन टू माइनस 2। अब अपने निकालने का क्या P1 माइनस P2 ना, तो बर्नौलीज इक्वेशन यूज करेंगे। बर्नौलीज इक्वेशन क्या होती है, बर्नौलीज इक्वेशन P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू बोल हाफ रूट V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो जी H2 माइनस, सही है। आगे P1 माइनस P2 सर वही तो पता करने का, हाफ रो V2 माइनस V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर का इसे करके रो जी H2 और H1 क्या है बेटा, सेम है। H2 H1 अगर सेम है तो दोनों का डिफरेंस कितना है, क्यों आया 0, समझा ना, क्योंकि H2 और H1 क्या है बेटा, सेम है, तो दोनों का डिफरेंस है। ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, तो बचा क्या फिर P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1, सबका वैल्यू पुट करेंगे। P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू हाफ रो, हाउ मच इज रो, रो कितना बेटा 1000 के बाद V2 हाउ मच इज V2 10 इंटू 10 रेज़ टू माइनस का स्क्वायर माइनस V1 हाउ मच इज V1 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 का सॉल्व करेंगे इसको, और ये 1000 से 2 डिवाइड होगा कितना आएगा 500, 10 का स्क्वायर 100, 10 रेज़ टू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 10 रेज़ टू माइनस 2 का स्क्वायर 10 रेज़ टू माइनस 4, दोनों में क्या कॉमन है, ये 500 को ऐसा लिख सकते हो 5 इंटू 10 रेज़ टू 2 चलेगा ना, दोनों में से क्या कॉमन आ गया 10 रेज़ टू माइनस 4 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बोलते 100 माइनस 25, कितना है 5 इंटू 100 माइनस 25 75 इंटू माइनस 4 माइनस 2 माइनस 2, 5 5 का 25 का 5 कैरी गया 2, 5 7 का 35 प्लस 2 37, 10 रेज़ टू माइनस 2 जैसे पॉइंट 2 नंबर पीछे आएगा, कितना आएगा P1 माइनस 3.75, ठीक है ना, और ये प्रेशर है ना बस, मुझे आपको एक काम का नंबर 2.11 आगे देखिए बेटा, इसको 10 रेज़ टू 4 के साथ अराउंड की एक, जब उसने ऊपर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से V2 निकाला है ना, तो एक एरिया सेंटीमीटर में रखता है, एक एरिया मीटर में रखता है। आगे देखिए बेटा, एक्सरसाइज पर आओ, एक्सरसाइज में अपने खाली 2 ही क्वेश्चन बचे बस, कौन से 2, नहीं रे वो दोनों हो गए पहले, 16 और 17 बचे बस। तो पेज नंबर 55 पर आओ, पेज नंबर 55 क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे सब, क्वेश्चन नंबर 17 खाली 16 बचे, देख क्या दिया है, द प्रेशर ऑफ वाटर इनसाइड अ क्लोज पाइप, एक क्लोज पाइप है, क्लोज पाइप मतलब यहाँ से ऐसा बंद है, इस क्लोज पाइप के अंदर यहाँ का अपने को प्रेशर दिया है, तो इसको मैं पॉइंट नंबर 1 बोलता हूँ। कितना प्रेशर दिया है, कितना प्रेशर दिया है, 3 इंटू 10 रेज़ टू 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, दिस प्रेशर रिड्यूसेस टू, ये प्रेशर रिड्यूस हो रहा है 2 इंटू 10 रेज़ टू 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑन ओपनिंग द वैल्यू ऑफ द पाइप, वैल्यू की वॉल होना चाहिए, तो VALVE वैल्यू, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, समझिए जो पाइप है, ये जो पाइप है यहाँ पे इसका ऐसा एक वॉल था, इस वॉल को ऐसा खोल दिया, इस वॉल को क्या खोल दिया, ऐसा खोल देगा, यानी यहाँ से पानी ऐसा फ्लो करने लगे, है ना। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को मैं 2 नाम देता हूँ। तो मेरे को एक बात बताना, जब ये वॉल बंद था, सब बंद था, क्लोज था, पानी बह रहा था, यानी V1 कितना है, ये क्वेश्चन में नहीं किया, ये क्वेश्चन ये तुमको इतना दिमाग में चाहिए, जब वॉल बंद रहेगा पानी रुका रहेगा तो वेलोसिटी कितनी रहेगी, वो 0 रहेगी, ठीक है। तो V1 0 क्यों बेटा, सिंस व्हेन पाइप इज क्लोज
when pipe is closed, liquid या फिर fluid is stationary. Fluid is जब पाइप बंद रहेगा भाई, जाहिर सी बात है नल बंद रहेगा तो अंदर का पानी रुका रहेगा तो धीरे धीरे रहेगा से। अच्छा जैसे ही नल को खोले प्रेशर क्या हो गया चेंज, तो अब प्रेशर को क्या लिखता हूँ मैं कितना हो गया प्रेशर चेंज होके 2 इंटू 10⁵ कितना हो गया 2 इंटू 10⁵ आगे लिखिएगा कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप। तो जो पाइप से पानी बाहर आ रहा है उसकी स्पीड निकालनी, यानी बात की स्पीड निकालनी, मतलब क्या निकालना है V2 निकालना, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी कितनी लेनी है 1000 kg पर, नहीं भी देता तो आपको पता सही है, ये क्वेश्चन है। अच्छा मैं कुछ बात होता पाइप हॉरिजॉन्टल है तो दोनों पॉइंट सेम लेवल पर है ना, यहाँ पर भी H1 H2 क्या रहेगा H1 H2 सेम है तो H1 माइनस H2 क्या ले सकता हूँ H1 माइनस H2 क्या ले सकता हूँ नाउ अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन क्या है बर्नौलीज इक्वेशन P1 माइनस P2, या तो ये वाली इक्वेशन यूज करो या तो ये वाली इक्वेशन यूज करो, ठीक है ना, या फिर ये वाली P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। अच्छा H1 H2 क्या है बोल, H1 H2 क्या है सेम, H1 H2 क्या है सेम, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है सेम है ना भाई, H1 H2 बराबर है तो रो जी H1 और रो जी H2 भी क्या रहेगा बराबर रहेगा, तो जो वैल्यू इधर उधर सेम है उसको क्या कर सकते हैं क्यों काटा समझा कि दोनों की वैल्यू क्या है सेम। अब क्यों सेम है उसका ये रीजन H1 और H2 क्या है बराबर। तो एक बात अपने दिमाग में बिठा दो, अगर हॉरिजॉन्टल पाइप है, हॉरिजॉन्टल पाइप है, हाइट दोनों की सेम है तो ये वाला टर्म लिखने का नहीं, फिर क्या लिखने का P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ये रो जी H वाला टर्म लिखने का नहीं, कब जब पाइप हॉरिजॉन्टल रहेगा दोनों का लेवल सेम है, समझ में आ रहा है। अब एकदम सिंपल हो गया देखिए क्वेश्चन, इसमें से क्या निकालने का मेरे को V2 निकालने, P1 पता है P2 मालूम है V1 मालूम है, V2 निकालना है रो दिया हुआ, रो कितना दिया 1000, सबका वैल्यू को करके P1 कितना है तो फिर एक काम करें P2 को पहले इधर लेंगे, P1 माइनस P2 हो जाएगा, P2 प्लस में ना आएगा तो माइनस प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ रो, करेक्ट है, वैल्यू को P1 कितना है 3 इंटू 10⁵, P2 कितना है 2 इंटू 10⁵ प्लस हाफ रो कितना है 1000, V1 कितना है V1 0 ही होता है, सॉरी ये 0 है ना, क्यों 0 हुआ समझो, क्यों 0 समझा क्योंकि V1 क्या है बोल 0, ठीक है। आगे देखिए हाफ रो कितना है 1000 V2 स्क्वायर, V2 निकालना है, V2 निकालना है तो देख यहाँ पे ध्यान से देखना है बेटा, दोनों में 10⁵ क्या बच गया ब्रैकेट में 3 माइनस, यहाँ पे 2 से 1000 रुपये का 500, 3 में से 2 गया 3 में से 2 गया 1, यानी 10⁵ बचेगा इधर, और ये जो 500 का मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आ गया तो डिवाइड इज इक्वल्स टू V2 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर सही है। अगर नेक्स्ट देखना ये 10⁵ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 इंटू 10⁵ चलेगा, 1 मल्टीप्लाई करके 500 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 5 इंटू 10⁵, सही सही है बेटा। अब ये 5 से 1 को कैंसिल कर 5 इंटू 5 0.1 का 10 हो गया 5 टू का 10, कितना आ रहा है V2 स्क्वायर 0.2 इंटू 10⁵ प्लस 5, ये प्लस 2 ऊपर जाएगा तो माइनस 2, कितना हो गया प्लस 3 पॉइंट को एक नंबर आगे ले लें कितना बनेगा, एक नहीं 2 नंबर आगे ले क्या, ठीक है चलेगा, एक नंबर आगे ले, एक नंबर आगे ले लें कितना बनेगा 2 इंटू 10⁻⁻, आगे ले लेना तो -1, और वो -1 होने ये +3 प्लस मेरा जब भाई पॉइंट 2 में पॉइंट को एक नंबर आगे लोगे तो क्या बनेगा 2 इंटू 10⁻1, आगे पहले से कौन है प्लस, ये प्लस टू माइनस टू कितना है सही है। अभी स्क्वायर को उधर भेजो, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट, बेटा 2 का
रूट पहले देख लें 1.414 और 10⁻² का रूट, तो ये स्क्वायर रूट का किसका हो जाएगा 10, 10 में से पॉइंट एक नंबर आ गई है 14.14 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। सही है, चलो वापस से पीछे आओ, वापस से पीछे आओ। अब थोड़ा सा बर्नौलीज थ्योरम का देखते हैं, ठीक है ना। पेज नंबर 52 पर आओ। आपको एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, ठीक है। कितने एप्लीकेशन है देख 5। स्पीड ऑफ इफ्लक्स, स्पीड ऑफ इफ्लक्स, वेंचुरी ट्यूब, लिफ्टिंग ऑफ एन एरोप्लेन, वर्किंग ऑफ एन एटोमाइजर और ब्लोइंग ऑफ रूट बाय दी शोमिविच। 5 एप्लीकेशन, ये पांचों को देखते हैं हम लोग वन बाय वन। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बर्नौलीज थ्योरम को समझते हुए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, इधर देखना, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया अगर हॉरिजॉन्टल लेवल पर हम लोग है, अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल लेवल पर है मतलब दोनों पॉइंट की हाइट सेम है, हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन कैसा लिख सकते हैं, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो H लिखने की जरूरत है क्या, रो जी एच लिखने की जरूरत नहीं, मुझे हम लोग सेम लेवल। अच्छा इसको और कैसे लिख सकते हो, ये P1 P2 दिया पर P प्लस हाफ रो V1 हाफ रो V2 दिया पे हाफ रो V स्क्वायर, इसकी वैल्यू बार बार सेम आ रही ना, मतलब और स्पीड से, इसका मतलब प्रेशर और वेलोसिटी वाला टर्म ऐड करने पर आंसर क्या आना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग यूज करके बताना, x प्लस वाई की वैल्यू ऐड करके बार बार आंसर कैसा आना चाहिए सेम। तो अगर मैंने x को बढ़ा दिया तो y को क्या करना चाहिए, 7 और 3 आंसर कितना आ रहा है, मैं चाहता हूँ ये 10 ही आना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। तो समझ मैंने 3 को बढ़ा के 4 कर दिया, तो 7 को क्या करना चाहिए, बढ़ा रहा है कम कर दिया, ताकि आंसर क्या रहे सेम। समझ मैंने 3 को बढ़ा करके 5 कर दिया, तो 7 को कम करके 5। तो जब दो चीजें मिलाकर आंसर सेम आ रही है, तो एक को बढ़ा दे तो दूसरे को, और एक को कम कर दे तो दूसरे को। इसका मतलब अगर मैंने वेलोसिटी को बढ़ाया तो प्रेशर को कम करना, तभी तो ऐड होकर के आंसर क्या आएगा सेम। भाई डेंसिटी तो फिक्स है, ये तो नंबर फिक्स है ना, उसको नहीं चेंज कर सकते आप। इसके साथ हरकत होगी क्या, हरकत हम लोग प्रेशर और वेलोसिटी के साथ, दोनों मिलाने के बाद आंसर क्या आना चाहिए सेम। तो अगर वेलोसिटी को बढ़ा रहा तो प्रेशर क्या होना चाहिए कम, और अगर वेलोसिटी कम करूंगा तो ये है बर्नौलीज थ्योरम, ये बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम असल में अपने को ये बताता है कि जिस साइड पर वेलोसिटी ज़्यादा होती है उस साइड पर प्रेशर कम, और जिस साइड पर वेलोसिटी कम होती है उस साइड पर प्रेशर ज़्यादा। ये है असल में बर्नौलीज थ्योरम। जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होती है फ्लूइड की, वहाँ पर फ्लूइड का प्रेशर कम होता है, और जहाँ पर फ्लूइड की वेलोसिटी कम होती है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा। अब वो शुरू में जो नदी वाली एग्जाम्पल दिया था वो याद करें, जहाँ पर पानी तेज़ बह रहा है वहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है, प्रेशर क्या रहेगा कम रहेगा, और जहाँ पानी स्लो बह रहा है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है। अब हजम हुई वो बात, क्यों होता है ऐसा समझा होता है। ये बर्नौलीज थ्योरम का निचोड़ है असल में, कंक्लूजन। अगर हॉरिजॉन्टल ट्यूब को या हॉरिजॉन्टल फ्लोइंग फ्लूइड को अगर आप देख रहे हो, एक साइड पर जहाँ पर फ्लूइड के बहने की वेलोसिटी ज़्यादा है उधर प्रेशर क्या हो गया कम रहा, और जहाँ फ्लूइड के बहने का वेलोसिटी कम है वहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा ज़्यादा। समझा। आपने अक्सर सुना होगा जब हम लोग प्लेटफॉर्म वगैरह पे खड़े होते हैं रेलवे स्टेशन पर, ऐसा लोकल ट्रेन का भी खुला हुआ पे खड़े होते हैं, तो वहाँ पे ना अगर कोई एक्सप्रेस ट्रेन पास हो गई, गाँव वाली ट्रेन बहुत फास्ट है 220 तो अनाउंसमेंट होता है क्या, प्लेटफॉर्म नंबर 3 से एक एक्सप्रेस ट्रेन पास होने वाली है, यात्रीगण से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा दूर होकर उधर एक येलो लाइन में खड़े उससे पीछे खड़े हैं। क्यों बोलते हैं बर्नौलीज थ्योरम से पीछे, समझो उससे पीछे फिजिक्स है थोड़ा सा। इतनी स्पीड से जब गाड़ी पास होती है ना तो गाड़ी के जस्ट बाजू में जो हवा है वो बहुत फास्ट चलती है, तभी ट्रेन से बाहर आती गाड़ी मत निकालना कट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने कभी निकाला हो तो ट्रेन के बाद हवा की स्पीड क्या रहती है बहुत फास्ट। ट्रेन में किसी भी तेज चल रही गाड़ी के बाहर आप आओगे तो आपको हवा बहुत ज़्यादा फास्ट फील होती है। क्यों, जब वो इतनी स्पीड से जा रही है तो अपने आसपास की हवा की स्पीड क्या कर देती है बढ़ा देती है। तो समझिए ट्रेन जा रही है तो ट्रेन के जस्ट बाजू में जो एयर है ट्रेन की स्पीड की वजह से उसकी भी स्पीड क्या हो जाती है बढ़ जाती है। और बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलते हैं, अगर फ्लूइड की स्पीड बढ़ी तो प्रेशर क्या होता है कम बढ़ता है।
तो ट्रेन के जस्ट बाजू में जो एयर है वो फ्लूइड है ना, उसकी स्पीड क्या है, बहुत हाई है, तो प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा। और इस साइड पर थोड़ा सा दूर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दूर जो हवा है उसकी स्पीड तो ज़्यादा नहीं ना, उसकी स्पीड तो उतनी है, तो प्रेशर क्या रहेगा, ज़्यादा। तो ये वाली हवा का स्पीड ज़्यादा, प्रेशर कम, ये वाली हवा का स्पीड कम, प्रेशर ज़्यादा, यानी इधर प्रेशर ज़्यादा है, इधर प्रेशर कम है। इस साइड पर हवा आपको पुश करेगी। तो अगर आप ट्रेन को ऐसे चिपक के खड़े रहोगे ना, तो आपको पीछे की हवा ट्रेन की तरफ पुश करने की कोशिश करेगी। अगर कहीं ज़्यादा तेजी से पुश करके आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए तो लड़े उसके। तो अगर एक तेज मूव हो रही ट्रेन के आप ज़्यादा करीब खड़े रहोगे ना बेटा, आपको एक अट्रैक्शन जैसा लगेगा, जैसे वो ट्रेन आपको अपनी तरफ खींचना चाहिए, वो ट्रेन आपको नहीं खींच रही, वहाँ पर हवा का प्रेशर कम है, वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से, और पीछे हवा का प्रेशर ज़्यादा, वेलोसिटी कम होने की वजह से, ज़्यादा प्रेशर कम प्रेशर, हवा आपको पुश करती है, आप मरोगे। इसलिए आपको बोला जाता है येलो लाइन के पीछे खड़े, ताकि आपके ऊपर बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई हो, प्रेशर आपको धकेल न देगा। समझ आ रहा चीज़ है, ये प्रैक्टिकल अभी फील हो रहा है बर्नौलीज थ्योरम, अभी फील हो रहा है बर्नौलीज थ्योरम। समझ में आ रहा नहीं हुआ, किसको नहीं हुआ? जहाँ पर फ्लूइड की वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर प्रेशर क्या होता है बेटा, ज़्यादा, और जहाँ पर फ्लूइड की वेलोसिटी कम रहती है वहाँ पर प्रेशर क्या होता है, बोल कम रहती है, वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा, और जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा वहाँ पर प्रेशर कम। एक इसके ना ऐसा हाथ की एग्जाम्पल है, एकदम सामने सामने की एग्जाम्पल, ये देखो, ये दो पेपर है मेरे हाथ में, कितने पेपर है, दो पेपर है मेरे, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में क्या है बेटा, एयर मतलब फ्लूइड, तो इन दोनों के बीच में फ्लूइड है। मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों के बीच में हवा मार रहा हूँ, ऐसा फूंकता एकदम तेज। अब नेचुरली देख, आपको क्या लगे, क्या होना चाहिए, बीच में मैं हवा मारूंगा तो दोनों पेपर कहाँ जाना चाहिए, एक दूसरे से दूर जाना चाहिए, एक दूसरे से कहाँ जाना चाहिए, दूर। पर नोटिस करना, करीब आके चिपक गए दोनों पेपर, देख रहे हो, फिर से देख, ये दोनों पेपर है, दोनों के बीच में मैं हवा फेंकता हूँ एकदम तेज। हाँ, क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे से चिपक जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, दोनों एक दूसरे से चिपक क्यों जा रहे हैं? जब मैं इसके बीच में एकदम तेज हवा ब्लो करता हूँ तो अचानक से बीच के हवा की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ी तो प्रेशर कम, और बाहर की स्पीड तो होती है ना हवा की, तो प्रेशर ज़्यादा है, बाहर का प्रेशर ज़्यादा, बीच का प्रेशर कम, बाहर की हवा ऐसे अंदर दोनों पेपर को दबा देती है, जैसे कोई बाहर से पेपर को दबा रहा है, ऐसे चिपक रहे थे दोनों। देख रहे हो क्यों चिपक रहे दोनों, समझ में आ रहे? जब मैं बीच में हवा फूंकता हूँ तो अचानक से स्पीड क्या हो रही है, इधर अंदर मेरा मुंह है, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ेगी तो हवा का प्रेशर कम, बाहर तो स्पीड उतनी है ना दोनों साइड, तो प्रेशर कम है, सॉरी ज़्यादा है, स्पीड कम तो प्रेशर ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा प्रेशर, बीच में कम प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर, दोनों साइड से पेपर को दबा दें। कौन सा थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम। अभी फील हो रहा है बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है ना, अभी फील हो रहा है बेटा बर्नौलीज थ्योरम, यस। अब इसके पांच एप्लीकेशन दिए रहते हैं, वो पांचों एप्लीकेशन समझते हैं एक एक करके, दो तो मैंने अपनी समझा दिया, एक ये पेपर वाला समझा दिया और दूसरा वो ट्रेन वाला समझा दिया। पांच जो टेक्स्ट बुक में दिए अभी उसको समझते हैं, जो टेक्स्ट बुक में एप्लीकेशन दिया हुआ है उसको समझते हैं। बस ये बात याद रखना, ये समझा तो आपको बर्नौलीज थ्योरम फील होता है, जिस साइड पर फ्लूइड की वेलोसिटी ज़्यादा होती है उस साइड पर प्रेशर कम होता है, और जिस साइड पर फ्लूइड का प्रेशर कम होता है, सॉरी वेलोसिटी कम होती है, वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा। समझ में आ रहा है अच्छे से? बर्नौलीज थ्योरम की वजह से अपने को हार्ट अटैक किया था। हाँ, सर्कुलेशन पढ़ाया था याद है, तो मैंने आपको उसमें आर्टेरियोस्क्लेरोसिस पढ़ाया था। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस खून को जो आर्टरीज ब्लड देती है, ब्लड, अगर आप ज़्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल कंज्यूम करते हो, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है आपकी ज़्यादा, तो यहाँ पर फैट डिपॉजिट करते हैं, फैट और कैल्शियम, क्या है प्लेग बोलते हैं इसको, प्लेग। अब देख यहाँ का एरिया क्या हो गया, कम, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी याद करें, जहाँ एरिया कम होता है वहाँ फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जहाँ एरिया कम होता है वहाँ फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ती है। तो इधर देखना बेटा, यहाँ पर वेलोसिटी कम रहेगी पर यहाँ पर ब्लड की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अंदर जो फ्लूइड बह रहा है वो ज़्यादा वेलोसिटी से बह रहा है, पर ब्लड वेसल के बाहर जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी क्या है, वो कम है। तो अंदर ज़्यादा वेलोसिटी है, यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा तो प्रेशर कम रहेगा, यहाँ वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा। बाहर का फ्लूइड इसके ऊपर प्रेशर लगाने लगता है और ये और चिपक जाती है, पिछक जाती है, और जब ये पिछकती है तो आगे ब्लड का सप्लाई नहीं होता है, दिल के मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिलता और हार्ट अटैक आता है।
यहाँ पे भी बर्नौलीज कहाँ लगा सकते हो? देखो इतने एप्लीकेशन है मेरे पास, अगर मैं गिनाने लग जाऊँ 2 घंटा अपना बर्नौली सिरप की एप्लीकेशन की। तो बॉलर लोग बॉल को स्विंग करते हैं ना, उसमें भी बर्नौली सिरप लगते हैं, मैग्नेस इफेक्ट बोलते हैं उसको, बहुत एप्लीकेशन है। लेकिन अभी जो टेक्स्ट में दिया हुआ है उसको पढ़ेगा 5 का। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ? स्पीड ऑफ इफ्लक्स। पहला एप्लीकेशन क्या था आपका? स्पीड ऑफ इफ्लक्स। अब सर ये इफ्लक्स किस बला का नाम है? यस, एप्लीकेशन पहला है अपना स्पीड ऑफ इफ्लक्स। इफ्लक्स किसको बोलते हैं? एक समझ, तेरे पास एक कंटेनर है, ऐसा एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई फ्लूइड भरा हुआ है। इस कंटेनर में क्या भरा हुआ था? फ्लूइड भरा हुआ था। इस कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ था। मैंने क्या किया मालूम? इस कंटेनर में यहाँ पे या इधर कहीं पे भी एक छोटा सा होल कर दिया, ऐसा छोटा सा होल किया, बहुत छोटा सा। तो जब ऐसा छोटा सा होल होता है ना, इसको ओरिफिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोल, ओरिफिस मतलब सुराख, छोटा सा सुराख, ओरिफिस। क्या होगा बता? क्या होगा बोल? यहाँ से पानी अचानक से बाहर आने लगेगा ना, स्लो आएगा या फास्ट आएगा? फास्ट आएगा। इसको इफ्लक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते बोल? इफ्लक्स। इसकी स्पीड निकालना है। आई हैव टू फाइंड आउट इसकी स्पीड v, इसका वेलोसिटी पता करना है, इसका फॉर्मूला निकालना है, स्पीड ऑफ इफ्लक्स। तो 2 पॉइंट कंसीडर करते हैं। लेट्स से दिस इज पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2, ये अपना पॉइंट नंबर, ये ओरिफिस जो है ये पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है? दिस इज योर ग्राउंड, ठीक है बोल? अब दोनों जगह पर कुछ चीज़ें, यहाँ पर वेलोसिटी v1, यहाँ पर वेलोसिटी v2, और इस v2 को भी मैंने क्या बोल दिया बोल? v2। इस v2 को मैंने क्या बोल दिया? v2। अब बात करते हैं हाइट की, ओरिफिस की हाइट और इस पॉइंट की हाइट। ये पहला पॉइंट है ना, तो इसकी हाइट क्या रहेगी बोल? h1। क्या रहेगी बोल? h1। और ओरिफिस की हाइट h2। इन दोनों की हाइट का जो डिफरेंस रहेगा, h1 और h2 का जो डिफरेंस है, मतलब ओरिफिस सरफेस से कितना नीचे है, इसको मैं h बोलूँ। इसको मैं क्या बोलता बोल? h। तो मुझे बताना h की वैल्यू किसके बराबर है? h1 माइनस h की वैल्यू किसके बराबर रहेगी? h1 माइनस, ठीक है? ये और ये h है क्या? ओरिफिस सरफेस से कितना नीचे। तो यहाँ की वेलोसिटी v1, यहाँ की वेलोसिटी v2, यहाँ पे h, यहाँ पर h2। यहाँ का प्रेशर लेते हैं p1, यहाँ का प्रेशर लेते हैं p2। लेकिन आपको एक बात बताओ, p1 और p2 दोनों सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। p1 p2 दोनों सेम किसके बराबर है? c0। सही है। लेट्स अप्लाई दी बर्नौलीज थ्योरम। व्हाट इज बर्नौलीज थ्योरम? p1 minus p2 is equals to half root v2 square minus v1 square plus rho g h2 minus h1। सही है, सही है। p1 p2 दोनों क्या है? p0 माइनस p0, सही, इज इक्वल्स टू हाफ रूट v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस रो जी। ये h2 और h1 दोनों में से ना माइनस को कॉमन ले लेते हैं, इसको माइनस, दोनों में से माइनस कॉमन किया तो क्या बचेगा? उल्टा हो जाएगा ना, ये h2 माइनस h1 का क्या हो जाएगा? h1 माइनस निकाले ना, माइनस बाहर निकालते तो उल्टा हो जाता है ना, लेकिन ना ये माइनस h1 और माइनस प्लस h2, सही है। ये p1 माइनस p0 माइनस p0 जीरो ना, बोलना p0 माइनस p0 0 इज इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब इधर ध्यान से देखिए, दोनों मल्टीप्लाई करते हैं।